जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, खिड़की से बाहर झांकते हैं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। न कोई हंसी की आवाज, न बच्चों की खिलखिलाहट, न ही किसी दोस्त की मुस्कान। और पाते हैं कि मुस्कुराना एक जुर्म है। यहां तक कि हल्की सी मुस्कान भी आपको शक के घेरे में ला सकती है। इस दुनिया में एक छोटी सी हंसी भी आपको जेल पहुंचा सकती है। लोग अपने जज्बात छुपाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि डर हर जगह है। ये फिक्शन नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया में लाखों लोगों की हकीकत है। यहां हर दिन लोग अपने चेहरे पर भावनाओं का ताला लगाकर जीते हैं। किम जोंग उनके राज्य में भावनाएं भी सरकार तय करती है। यहां तक कि कब शोक मनाना है, कब मुस्कुराना है, सब कुछ आदेश से चलता है। कुछ समय के लिए नॉर्थ कोरियाई लोगों को खुशी के सभी निशान मिटाने का आदेश दिया गया था। घरों से रंग बिरंगे पोस्टर, खिलौने और यहां तक कि बच्चों की ड्राइंग्स तक हटवा दी गई। कोई भी मुस्कान, कोई भी हंसी अवज्ञा मानी जाती थी। लोग अपने जज्बात छुपाने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। खास दस्ते सड़कों पर गश्त करते थे, अपराधियों को नहीं बल्कि ऐसे किसी भी शख्स को ढूंढने के लिए जो काफी दुखी न दिख रहा हो। हर मुस्कान पर नजर रखी जाती थी। यह तानाशाही शासन में जिंदगी की डरावनी सच्चाई है। हर कोना, हर गली निगरानी में है, जहां भावनाएं भी अपराध बन चुकी हैं। हम जानेंगे कि ऐसा प्रतिबंध क्यों मौजूद है और सरकार को इससे क्या हासिल होता है, इसे कैसे लागू किया जाता है, कौन लोग इसकी निगरानी करते हैं और आम नागरिकों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है और इसका इंसानी भावना पर क्या असर होता है। कैसे लोग अपने बच्चों को हंसी छुपाना सिखाते हैं और परिवारों में डर का माहौल बन जाता है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह उन भावनाओं के लिए लड़ाई है जो गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। यह इंसानियत के सबसे बुनियादी हक के खिलाफ जंग है। मेरे साथ जुड़िए और हम नॉर्थ कोरिया में हंसी पर लगे प्रतिबंध के पीछे की सच्चाई जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह आदेश खुद किम जोंग उनका था, एक ऐसा आदेश जो पूरे देश की भावनाओं पर ताला लगाने वाला था। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बताया गया कि अब से अगले 11 दिन उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही भावना की जगह होगी, शोक। 11 दिनों तक नॉर्थ कोरिया शोक मनाएगा। हर गली, हर घर, हर चेहरा, सब पर उदासी की परछाई छा गई थी। कोई हंसी नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई जश्न नहीं, खुशी मनाना मना था। बच्चों की खिलखिलाहट, दोस्तों की बातचीत, परिवार की छोटी छोटी खुशियां, सब पर पाबंदी थी। 25 मिलियन से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती उदासी दिखानी पड़ी। हर किसी को अपने चेहरे पर गंभीरता लानी थी, चाहे दिल में कुछ भी चल रहा हो। शराब पीना, जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी खरीदना या किसी भी तरह की मौज मस्ती, सब कुछ सख्त मना था। दुकानों में भी सिर्फ जरूरी सामान ही बिक रहा था। थिएटर, पार्क, मनोरंजन के सारे ठिकाने बंद कर दिए गए। कोई फिल्म नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई खेल नहीं, जैसे जिंदगी से रंग ही छीन लिया गया हो। एक दशक पहले मरे हुए लीडर के लिए सिर्फ दुख ही एक ऐसी भावना थी जिसकी इजाजत थी। बाकी सब भावनाएं गैर कानूनी हो गई थी। इस साल किम जोंग इल की मौत की 10वीं बरसी मनाने के लिए शोक की अवधि 11 दिनों तक बढ़ा दी गई थी। हर साल यह दिन आता है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे और भी सख्त बना दिया। सरकार ने इसे अपनी ताकत और कंट्रोल दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि जनता पर नियंत्रण का प्रदर्शन भी था। खास पुलिस सड़कों पर गश्त करती थी, यह देखने के लिए कि कोई भी इस उदास माहौल को न बिगाड़े। हर कोने पर पुलिस की नजर थी और हर मुस्कान पर शक। नागरिकों को अपने पड़ोसियों की शिकायत करने के लिए बढ़ावा दिया गया, जो ज्यादा खुश दिखते थे। एक दूसरे पर नजर रखना अब देशभक्ति का हिस्सा बन गया था। सीसीटीवी कैमरे सार्वजनिक जगहों पर नजर रखते थे, जिससे पूरा देश एक खुली जेल बन गया। हर कदम, हर हंसी, हर आवाज पर निगरानी थी। पालन करना अपनी मर्जी से नहीं था, इसे डर से लागू किया गया था। लोग डर के साए में जी रहे थे कि कहीं कोई छोटी सी गलती भी बड़ी सजा में न बदल जाए। संदेश साफ था, आपकी खुशी जरूरी नहीं, सिर्फ सरकार का दुख जरूरी है। जनता की भावनाएं, उनकी इच्छा, सब कुछ सरकार के आदेश के आगे बेमानी हो गया था। नॉर्थ कोरिया में एक मुस्कान भी चोरी हो सकती है। यहाँ खुशी दिखाना भी एक खतरा है, क्योंकि यहाँ सरकार तय करती है कि कब और कैसे महसूस करना है। इस प्रतिबंध की जड़ें दिसंबर 2011 में हैं, जब किम जोंग इल की मौत हुई थी। उनके बेटे किम जोंग उनको सिर्फ ताकत नहीं मिली, बल्कि एक व्यक्तित्व पूजा भी विरासत में मिली। हर साल का शोक काल
किम राजवंश की वैधता को मजबूत करने का एक जरिया है। देश को शोक मनाने पर मजबूर करके किम जोंग उन सबको याद दिलाते हैं कि उनका शासन पवित्र और अटूट है। 10वीं बरसी खास तौर पर अहम थी, निष्ठा का एक बड़ा प्रदर्शन करने का मौका। शोक को 11 दिनों तक बढ़ाना पूर्ण कंट्रोल दिखाने का एक सोचा समझा कदम था। नागरिकों को मूर्तियों पर जाना होता है, झुकना होता है और निष्ठा की शपथ लेने वाली रस्मों में हिस्सा लेना होता है। पूरा कार्यक्रम एक राजनीतिक नाटक है जिसे सरकार के मिथकों को जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। नॉर्थ कोरिया में शोक सिर्फ याद करना नहीं, यह आज्ञाकारिता है। प्रतिबंध बहुत डिटेल में और दखल देने वाला था। हंसी मना थी, लेकिन शराब पीना, गाना गाना, नाचना और यहां तक कि जन्मदिन मनाना भी मना था। अगर किसी अपने की मौत हो जाती थी तो परिवार शोक की अवधि खत्म होने तक अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे। जोर से रोना मना था, व्यक्तिगत दुख सरकार के दुख पर हावी नहीं हो सकता था। बरसी के दिन तो किराना खरीदना भी मना था। सरकार ने सिर्फ भावनाओं को ही नहीं बल्कि हर दिन की दिनचर्या को भी तय किया। हर नागरिक को उदासी दिखाने पर मजबूर किया गया। व्यक्तिगत मील के पत्थर और निजी दुखों को मिटा दिया गया। सरकार की जरूरतें हमेशा पहले आती थीं। यह सिर्फ खुशी पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं थी, यह पूर्ण कंट्रोल की बात थी। नॉर्थ कोरिया में आपका जन्मदिन भी सरकार का है। पालन को विचारधारा पुलिस द्वारा लागू किया गया था, जो हर नागरिक की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती थी। यह पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों के मनोभावों और भावनाओं को भी नियंत्रित करने के लिए थी। उनका मुख्य काम था यह देखना कि कोई भी नागरिक अपने चेहरे पर ऐसी भावनाएं न दिखाए जो सरकार के अनुसार अनुचित हो। हर जगह निगरानी कैमरे और पुलिस की पैनी नजरें थीं। एक सामान्य या तटस्थ चेहरा भी आपको सवालों के घेरे में ला सकता था। लोग हमेशा सतर्क रहते थे कि कहीं उनके चेहरे पर कोई गलत भाव न आ जाए। अगर कोई मुस्कान दिख गई तो उसे सरकार की नजर में अपराध माना जाता था और इसका मतलब गिरफ्तारी हो सकता था। नियम तोड़ने वालों को विचारधारा अपराधी कहा जाता था, सरकार के दुश्मन। इन लोगों को समाज से अलग कर दिया जाता था और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती थी। कई लोग क्रूर लेबर कैंपों में गायब हो गए, कभी वापस नहीं लौटे। इन कैंपों में हालात इतने खराब थे कि वहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। सजा का डर सबको लाइन में रखता था। हर कोई जानता था कि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। नागरिकों पर एक दूसरे की शिकायत करने का दबाव था, जिससे समाज में अविश्वास और डर का माहौल बन गया था। हर कोई अपने आसपास के लोगों से डरता था, क्योंकि कोई भी आपकी छोटी सी गलती की रिपोर्ट कर सकता था। दोस्तों और परिवार पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। रिश्तों में भी डर और संदेह घर कर गया था। नियम अस्पष्ट थे, कितना दुख काफी है, तो लोग हद से ज्यादा करते थे ताकि वे सुरक्षित रहें और किसी शक के घेरे में न आए। जिंदा रहने के लिए दुख का प्रदर्शन करना जरूरी था और लोग सार्वजनिक रूप से रोते या दुखी दिखते थे। लक्ष्य सिर्फ हंसी पर प्रतिबंध लगाना नहीं था, बल्कि लोगों की असली भावनाओं को दबाना और उन्हें सरकार के अनुसार ढालना था। सरकार का असली मकसद था इंसानी भावना को तोड़ना, ताकि लोग खुद को पूरी तरह से सरकार के अधीन महसूस करें। सरकार सबको बार बार याद दिलाती थी कि उनकी निगरानी हर जगह है। सरकार आपकी सबसे अंदरूनी भावनाओं को भी कंट्रोल करती है और कोई भी भावनात्मक स्वतंत्रता यहाँ मुमकिन नहीं। नॉर्थ कोरिया में डर ही सबसे बड़ा लागू करने वाला है। यह डर हर चेहरे, हर रिश्ते और हर भावना में झलकता है। मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा है। प्राकृतिक भावनाओं को दबाने से गहरा आंतरिक संघर्ष और तनाव पैदा होता है। लोग लगातार डर में जीते हैं, अपने विचारों और अभिव्यक्तियों पर खुद ही नजर रखते हैं। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं कि खुशी खतरनाक है। समय के साथ इससे भावनात्मक सुन्नता और अकेलापन आता है। सामाजिक विश्वास खत्म हो जाता है। असली बातचीत खतरनाक हो जाती है। सरकार ऐसे व्यक्तियों का समाज चाहती है जो एक दूसरे से कटे हों, सिर्फ लीडर के प्रति भक्ति से जुड़े हों। भावनाओं को कंट्रोल करके सरकार शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी जीत हासिल करती है। नॉर्थ कोरिया में खामोशी ही जिंदा रहने का तरीका है। दुनिया नॉर्थ कोरिया के दुर्व्यवहारों की निंदा करती है, लेकिन कुछ खास बदलता नहीं है। मानवाधिकार समूह सरकार के जुर्मों का दस्तावेजीकरण करते हैं, लेकिन देश का परमाणु हथियार उसे दखल से बचाता है। प्रतिबंध आम लोगों को एलिट से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और सरकार उनसे बचने के तरीके ढूंढ लेती है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को देखना पड़ता है, मदद करने में बेबस। किम सरकार बाहरी दबाव से बची हुई है और आलोचना की परवाह नहीं करती। जब तक नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं, असली बदलाव की संभावना कम है। दुनिया का गुस्सा प्योंगयांग की खामोशी से मिलता है। नॉर्थ कोरियाई लोगों के लिए बाहरी मदद की उम्मीद दूर बनी हुई है। हंसी पर प्रतिबंध किम जोंग उनके पूर्ण कंट्रोल का सिर्फ एक उदाहरण है। यहां तक कि हेयर स्टाइल और फैशन भी सरकार तय करती है। सिर्फ मंजूर हेयर कट की इजाजत है, लीडर की स्टाइल की नकल करना मना है। फैशन पुलिस ऐसे कपड़े जब्त करती है जो किम के लुक की नकल करते हैं। संदेश सिर्फ लीडर ही अनोखा है, बाकी सबको अनुरूप होना चाहिए। जानकारी पर कड़ा कंट्रोल है, कोई प्रेस की आजादी या इंटरनेट नहीं है। प्रचार सरकार का महिमा मंडन करता है और बाहरी लोगों को बुरा बताता है। व्यक्तिगत आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। जिंदगी के हर पहलू को रेगुलेट किया जाता है। हंसी पर प्रतिबंध कोई असामान्य बात नहीं, यह कंट्रोल पर बनी प्रणाली का तार्किक नतीजा है। नॉर्थ कोरिया में आपकी मुस्कान भी सरकार की है। नॉर्थ कोरिया में हंसी पर प्रतिबंध हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या कोई सरकार आपकी भावनाओं पर कब्जा कर सकती है? जरा सोचिए, इस डर में जीना कि एक मुस्कान आपका अंत कर सकती है। हंसने की आजादी, महसूस करने की आजादी इंसान होने का मूल हिस्सा है। जब कोई सरकार उस शक्ति का दावा करती है तो वह सिर्फ अधिकारों को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी मिटा देती है। यह कहानी बेकाबू शक्ति के खतरों के बारे में एक चेतावनी है। अपनी शर्तों पर महसूस करने की क्षमता कीमती और नाजुक है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे कंट्रोल का कभी कोई औचित्य होता है? याद रखें, आजादी महसूस करने के अधिकार से शुरू होती है।